वेलकम बैक। अभी कम से कम 100 दिन का टाइम है आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में। और अगर आप जीरो भी होंगे तो मैं यहाँ से 60 और 70% के साथ पास करने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और बहुत आसान तरीके से जीरो से। लेकिन अगर इतने महीने में आप कुछ पढ़ चुके हैं तब तो आपके लिए और भी काम आसान हो जाएगा फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के लिए। मैं कभी भी 95 और 98% की बात नहीं करता, 60 से 65 दिलवाऊँगा, लेकिन बहुत आसानी से और गारंटी के साथ दिलवाऊँगा। तो हम चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। गणित का पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें पढ़ना क्या है आपको यह पता ही ना हो। जैसे कि वास्तविक संख्या मैंने आपको बता दिया कि आपका पहला अध्याय है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या क्या है ये भी तो ज़रूरी है ताकि पूरा अध्याय ख़त्म हो सके। तो हम अध्याय पर क्लिक करते हैं। पहले अध्याय जो कि वास्तविक संख्या है उसमें इतने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, और दशमलव प्रसारण शांत है या नहीं। यानी कि 4 पॉइंट आपको पढ़ना होता है, और अगर चारों पॉइंट आपने पढ़ लिया तो आपका एक अध्याय ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वास्तविक संख्या ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं बारी बारी से चारों टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा आपको पढ़ाऊँगा। तो जो पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना। यूक्लिड विभाजन से केवल HCF ही निकालना होता है, यानी कि महत्तम LCM नहीं निकालना होता है। तो बस इसमें आप इसे गौर करें इस पर। यूक्लिड विभाजन से केवल HCF पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा, आपको दो संख्या दे दी जाएगी, कुछ भी संख्या दे दी जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है 70 और 188, ऐसा ही आपको दो संख्या कुछ भी दे दी जा सकती है। तो जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं, बस इसी का काम ख़त्म हो गया 100%। कैसे देते हैं, जैसे कि ऊपर में 70 छोटा था और 188 बड़ा था, तो हम 70 से 188 में भाग दे दिए। उसके बाद कितनी बार में लगा, कितना आया और कितना शेष बचा, शेष 48 बचा। तो अब 48 के बाद अब हम क्या करें, तो अब आपको कुछ नहीं करना होता। ये जब तक एक नहीं आ जाए तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, यानी कि शेष में एक आना चाहिए, जो कि अभी 48 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 48, अब तो हम कुछ संख्या भाग नहीं दे सकते हैं, 48 आया तो हम 48 को इससे भाग देते हैं, 48 में इससे भाग दे देंगे। मतलब कि 70 को 48 से भाग दे देंगे एक बार में, 48 22 बचा। अभी भी शेषफल एक नहीं आया है नीचे वाला। तो अब क्या करें, तो अब 22 में फिर इधर जितने बच्चे बचते जाएंगे हम उसमें भाग लगाते जाएंगे। तो हम 48 यहाँ लिख करके फिर भाग लगाएंगे, तो 2 बार में 44। अभी भी 4 आया है, एक नहीं आया है, तो एक के लिए क्या करेंगे, तो हम भाग लगाते जाएंगे। तो अब 22 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कितनी बार में कटा, तो 5 बार में 20। अब 2 बचा, तो अभी भी एक नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, तो अब 2 को हम इससे भाग दे देंगे, इसमें भाग लगा देंगे, तो 2 दूना 4। और अब जा कर के एक आ गया नीचे। अब जैसे ही एक आया होता है जस्ट ऊपर शेषफल एक आया, एक नहीं 0 मानिए, मतलब कि आखिरी बार ख़त्म जो हो जाएगा। तो 2 से 2 4, 0 बचा। अब इसके ठीक ऊपर जो बाएं साइड में होगा, ठीक ऊपर वही HCF हो जाएगा। तो HCF इसका 2 हो गया। एक बार और आसान तरीके से समझ लेते हैं ताकि यह टॉपिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हमें कोई भी दो संख्या दे दी जा सकती है या आपको एग्ज़ाम में, तो छोटी संख्या को हम इधर रखेंगे बाएं साइड, उसमें हम बड़ी संख्या को एक छोटे से घेरे में बंद कर देंगे। अब कितनी बार में लगेगा, हम इधर लिखेंगे, तो 2 बार में लगेगा कितना, तो 40। कितना बचा, 8। हमें इसका एक लाना है, तो अभी तक 8 आया है। शेषफल यानी कि एकदम नीचे में 0 आना चाहिए, और जब तक नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते जाएंगे। तो अब 8 के बाद हमारे पास कुछ संख्या नहीं बचा है, तो हम इसे नीचे लाइन खींचते हैं और इधर वाले को ले जाते हैं। अब यहाँ 20, ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा 16। अब बचा 4। अब कुछ अभी भी 0 नहीं आया है और कोई संख्या नहीं है, तो हम 4 को क्या करेंगे, तो 4 को हम नीचे लाइन खींच देंगे सामने, और इधर वाले को इधर लिख देंगे। तो अब जा कर के 0 आ गया, 2 बार में कटेगा 8, तो इसका जो HCF हो गया वो 4 हो गया। 0 के जस्ट ऊपर वाला HCF हो जाता है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इसे फ़ोटो लेकर रख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है आपको यहाँ पे, 44 और 120 का। 44 को इधर रखते हैं और 120 को एक घेरे में बंद कर देते हैं, जिसमें हमें भाग लगाना होता है। भाग लगाते जाएंगे, यहाँ एक नहीं है, 0 नहीं आया है, तो अब हमें यहाँ पर 0 लाना है। तो क्या करेंगे, तो इसे यहीं रहने देंगे, इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे इसे ऐसे, और इधर वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे इधर पे, और फिर एक लाइन खींच देंगे जिसमें हम भाग लगाएंगे। 12 आया है, अभी भी 0 नहीं आया है, तो एक लाइन खींचेंगे और इधर वाले को फिर से यहाँ लिखेंगे। ऐसे कर करके 0 के ठीक ऊपर वाला HCF हो जाता है। तो अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा।
वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि यूक्लिडी विभाजन से एलसीएम नहीं पूछता है, केवल एचसीएफ पूछता है। लेकिन अगर कभी एलसीएम पूछ दे तो निकालना काफ़ी आसान है। एलसीएम बराबर क्या, तो ए गुने बी मतलब जो दो संख्या आपको दी रहेगी, पहला संख्या ए होगा और दूसरा संख्या बी होगा। तो पहले हम उसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद ही एलसीएम निकलेगा, पहले एलसीएम नहीं निकलेगा। तो एचसीएफ जो भी आता है वो हम दोनों संख्या के नीचे लिख देंगे बट्टा में। जैसे कि हमारे पास एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ करके। जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन से एलसीएम निकाले, पूछा तो नहीं जाता लेकिन अगर दिया हुआ हो तो, और पहली संख्या दी हो 20 और दूसरा 66, कुछ भी संख्या, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम बराबर 20 गुने 66 बटा एचसीएफ। अब एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकालने के बाद जितना एचसीएफ आता है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एचसीएफ 2 आया, मान के चलते हैं, तो एलसीएम बराबर 20 गुने 66 बटा 2। अब इससे इसमें गुना कर दीजिए और जितना आता है उसे 2 में भाग दे दीजिए, यानी कि एचसीएफ से भाग दे दीजिए। तो यही कहानी ख़त्म हो गया पूरा यूक्लिड विभाजन का। अब हम चलते हैं अब दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पहले अध्याय से है, वास्तविक संख्या से, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसमें दोनों निकालना होता है। यूक्लिड विभाजन से केवल एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड में दोनों निकालना होता है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग नहीं लगा देते हैं। इसका तरीका अलग है। कैसे अलग है, दो एग्जाम्पल मैंने लिया, 44 और 120 का एलसीएम निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से, और एचसीएफ भी निकाले, यानी कि दोनों निकाले। तो इसमें ऐसे होता है, हम दोनों संख्या को अलग अलग तोड़ते हैं। जैसे 44 को हमने अलग तोड़ा, अब जिससे भी भाग लगे हम लगाएंगे 1 आने तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक। और 120 में भी किसी भी संख्या से भाग लगा देंगे, सबसे छोटी संख्या जो कि लगने लायक हो। तो 2 से ही शुरू करेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, यानी एक तरह से भाग देते जाएंगे। जब नीचे 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे, और जब 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, इस लाइन में जितने भी होते हैं हम इसे इस लाइन में लिख लेते हैं, और उसके बाद इस लाइन में जितने होते हैं उसके नीचे हम इस लाइन में लिख देते हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि यहाँ से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाए। तो अब मैं उससे यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे, भाग लगाना तो आपको आएगा ही, यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ हमेशा के लिए एचसीएफ कैसे निकाले। एचसीएफ निकालना सबसे आसान है। क्या, तो ऊपर जो संख्या वो नीचे से मिल रही है कि नहीं, यानी कि वो नीचे है कि नहीं। तो हाँ नीचे है, तो हम लिखेंगे ये के नीचे है। कितनी बार है हम उससे कोई मतलब नहीं है, केवल देखेंगे कि ऊपर और नीचे कोई संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हाँ ये 2 तो मिल गया। अब ये 2, तो नीचे और 2 है, तो हाँ 1 2 और है। वैसे तो 2 यहाँ भी है, लेकिन अब ऊपर 2 नहीं है। तो ऊपर और नीचे दोनों लाइन में जो मिलेगा उसे हम केवल एक बार लिखेंगे। तो 2 गुने 2, क्योंकि 2 बार 2 मिला है हमें। उसके बाद 11, तो 11 हमें कहीं नहीं मिला, नहीं तो छोड़ देंगे, केवल 2 ही संख्या लिखेंगे। 2 गुना 4, ये हो गया एचसीएफ। समझ गए होंगे आप निकालने का तरीका कितना आसान है। जो संख्या ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिले उसे हम केवल लिख देते हैं, केवल एक बार, इससे ज़्यादा नहीं। हमेशा के लिए केवल एक ही बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर 3 भी होता, 3 तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम नीचे 3 लिख देते। लेकिन अभी नहीं है, तो जितनी संख्या मिलती है केवल उतनी ही संख्या को हम लिखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद उसे गुना कर देते हैं। तो ये एलसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकालना थोड़ा सा टफ लगता है, तो मैं इसे बहुत आसानी से समझा दे रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की। एलसीएम थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को निकालने के लिए। इसमें से तो और भी आसान है। आपको करना क्या है, जितनी भी संख्या है आपको लाइन से लिख देनी है, लाइन से। जैसे कितना है, ऊपर नीचे दोनों मिला के 2 है, बस एक ही बार। कितनी बार है हमें उससे मतलब नहीं है। 2 गुने 3 भी है, हाँ 3 भी है, 5 भी है और 11 भी है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ए से जेड संख्या हमने लिख दी। इतना आपको कर लेना है, इतना तो आप कर ही लेंगे कि ए से जेड संख्या लिखना है और केवल एक ही बार लिखना है। 2 3 5 11। अगर कुछ और भी होता तो हम कुछ और भी लिखते, लेकिन केवल एक ही बार लिखते। तो इतना तक कर लिया। अब देखना है कि 2 इस लाइन में या फिर किसी भी लाइन में सबसे ज़्यादा बार किस में है। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें है। कितनी बार है, तो 3 बार है। तो हम इसके ऊपर 3 लिख देंगे, यानी कि 2 के ऊपर 3। अब हम 3 के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर 3। तो 3 सबसे ज़्यादा किस में है, तो 3 केवल एक ही जगह है, एक बार है।
बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम का सेम है, बाकी एक एक बार है। तो अब 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 गुने 3 गुने 5 गुने 11 और जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। मैं आपको और अच्छा समझा दे रहा हूँ 3-4 एग्जाम्पल लेकर के। अब हमें इसमें से HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे HCF? तो देखेंगे कि ऊपर और नीचे कौन सी संख्या मिल रही है। 2 मिल रहा है, केवल 2 ही जगह मिल रहा है, यहाँ और यहाँ, तीसरी लाइन में नहीं है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। अगर 2 लाइन है तो दोनों में मिलना चाहिए, और अगर 3 लाइन है तो तीनों में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लाइन है लेकिन केवल 2 में ही मिल रहा है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। 3 कितनी जगह है? 3 ऊपर और नीचे है, बीच में है ही नहीं, तो हम उसे भी नहीं लिखेंगे। 6 कहाँ कहाँ है? 6 ऊपर है और नीचे है, तो यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। और 4 ऊपर है और नीचे नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, यानी कि ये गलत है, तीनों में मिलना चाहिए। अब हम इसमें आते हैं, 2 कितनी जगह है? तो 2 केवल ऊपर है, 2 लाइन में है, नीचे नहीं है। 3 कहाँ कहाँ है? तो 3 भी केवल ऊपर और नीचे है, बीच में नहीं है। 6 कहाँ है? तो 6 भी केवल ऊपर है, और 4 वो भी केवल ऊपर है, यानी कि ये भी गलत है। तीनों लाइन में मिलना चाहिए, तब जाकर के वो सही होगा और तब जाकर के हम लिखेंगे। अब इसमें हम आते हैं, 2 कितनी जगह है? केवल ऊपर और बीच में। 3 कहाँ? ऊपर और नीचे। 6 कहाँ है? ऊपर और बीच में, नीचे नहीं है। 4 कहाँ कहाँ है? 4 केवल, 7 केवल, 8 केवल ऊपर ऊपर है, तो ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पे 2 केवल ऊपर और बीच में है, नीचे नहीं है। 3 केवल ऊपर है और नीचे है। 6 केवल ऊपर है और बीच में है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा आपके सामने आता है तो आप उसे छोड़ दे, वो गलत है, ऐसा आएगा ही नहीं। ये तो बस निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ हमारा दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने का। 2 संख्या दी रहेगी, दोनों को हम अलग अलग भाग देंगे, अलग अलग। अब जो इस लाइन में बचेगा, एक आने तक हम भाग देते जाएंगे। अब उसके बाद एक जैसा ही आ गया, तो इस लाइन में जितना होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, इस लाइन में जितना भी होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद मिलाना शुरू करेंगे। ऊपर नीचे कौन मिलता है? जो ऊपर नीचे मिल गया, केवल हम उसे हम एक एक बार लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, एक एक बार। तो ये हो जाएगा HCF। और नीचे LCM निकालने के लिए ए से लेकर Z संख्या तक हम पहले लिख लेंगे। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 11 भी है, तो हम एक बार पूरा लिख लेंगे, 2, 3, 5 और 11। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, 2 जो है वो कितनी बार सबसे ज़्यादा कहाँ है, यानी कि 2 सबसे ज़्यादा किस लाइन में है? तो सबसे ज़्यादा इस लाइन में है, 3 बार। 3 कितनी बार है? तो 3 केवल एक ही बार है, ये भी केवल एक बार, ये केवल एक बार है। तो अब यहाँ से सबको गुना करके LCM निकालेंगे, तो अब हमारा अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गया। अब हम पहले अध्याय यानी कि वास्तविक संख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो कि हम पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में पढ़ना होता है, वो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब मैं इसे ख़त्म कर दे रहा हूँ कुछ मिनट में, हमेशा के लिए। परिमेय संख्या का होता है, वैसे तो हमें पूछा जाता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, √3, √5, √7 को। परिमेय थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। परिमेय वो जिससे ऐसे भाग में लिखा जा सके, जैसे कि हमारे पास 6 है तो हम इसके नीचे 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यानी कि जिसे भी P/Q के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वो सभी परिमेय संख्या है। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, तो हम उसके नीचे 1 आसानी से लिख सकते हैं। P और Q को देख के घबराना नहीं है, ये बस PQ को उसी के समान है। जैसे कि देखिए 3/5, इसमें ये P हो गया या Q हो गया, तो घबराना नहीं है। जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, बटे के रूप में, वो होता है परिमेय संख्या। ये सारे परिमेय संख्या है। अब आता है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या? ये हमें सिद्ध करना होता है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके। आप यहाँ से गौर करें, मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर दे रहा हूँ अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करना होता है। अब यहाँ से गौर करें। चलिए, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। मैं आपको एक सवाल लेकर के बता रहा हूँ, इससे आप इतनी आसानी से समझा दूंगा कि आप 100-200 सवाल भी बना लेंगे, क्योंकि सब में एक ही फार्मूला होता है, सबका बनाने का तरीका एक ही होता है। तो आप केवल इसे गौर से समझें, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये मान करके चलते हैं कि वो परिमेय संख्या है। जैसे कि √P एक परिमेय संख्या है मान लिया, तो हमने बताया था कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वही परिमेय संख्या होता है। तो जब हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया, तो बराबर में P/Q हमने लिख दिया। और पूरा का पूरा नंबर पाने के लिए आपको केवल एक बार ये कर देना होता है। आपके पास चाहे 10, 20, 50 सवाल कुछ भी है,
इतना करने के बाद यानी कि √5, √3, √4 कुछ भी, उसके बाद बराबर में P/Q लिख करके आपको नीचे के लिए लिख देना होता है या फिर साइड में, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है और HCF 1 आना चाहिए बस। ये आपने लिख दिया, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये केवल एक ही बार करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग हमने क्यों किया, क्योंकि हम √5 को कहाँ तक ढोते जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम इसे रूट हटा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ वर्ग कर लिया ताकि रूट हट जाए। तो √5² और बटे में बराबर में P/Q² था, तो ये भी अपने आप रूट हो गया। रूट के मतलब कि जिसके ऊपर ये स्क्वायर लिख दिया जाए, घात लिख दिया जाए, तो रूट हट गया। जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट हट गया। तो ये तो 5 ही रह गया, लेकिन ये जैसे का तैसे रहेगा P²/Q²। तो अब यहाँ से हम P बराबर निकालेंगे। P बराबर क्या होगा, हमें केवल P और Q निकालना होता है, तो P² हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं। P बराबर 5 गुने Q², क्योंकि यहाँ पे Q भागा में है तो इधर जाकर गुना में हो जाएगा। तो P² बराबर 5Q²। ये समीकरण 1 हो गया। आप केवल इस पे गौर करें, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। आगे चाहे कितने भी सवाल इससे रिलेटेड क्यों ना है, तो हमें केवल P निकालना है और हमने P² बराबर 5Q² लिख दिया। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम केवल P बराबर लिखेंगे, यानी कि यहाँ का स्क्वायर हटा दिया और तो यहाँ का भी स्क्वायर हटा देंगे, तो P बराबर 5Q। अब चूँकि हमें P का मान निकालिए, अब हमें Q का मान निकालना है, लेकिन Q यहाँ से पहले से ही है, तो हम इस वाले Q को हटा करके यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं, K। तो P बराबर 5K, 5Q ना होकर के 5K हमने मान लिया P बराबर। तो ये जब हमने P बराबर 5K माना, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। बस केवल इतना ही करना होता है। तो वो क्या हो जाएगा, P² बराबर 5Q², समीकरण 1 है हमारा। तो इसमें मैंने डाल दिया P² यहाँ लिख दिया। P² क्या था, P था 5K, तो P² क्या हो जाएगा, 5K² हो जाएगा। उसके बाद ये ज्यों का त्यों, ये √5 में नहीं है कि यहाँ पे रूट हटेगा, यहाँ पे केवल 5 है, तो यहाँ पे स्क्वायर होने के बाद 25 हो जाएगा, तो 25K²। और ये ज्यों का त्यों। तब यहाँ से Q का मान निकालेंगे, तो Q का मान निकालने के लिए यहाँ गुना में है 5, तो इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो यानी Q बराबर 25K²/5। तो केवल Q² बराबर क्या होगा, तो इस चीज़ में भाग दे देंगे तो 5 बार में, तो Q² बराबर 5K² और केवल Q बराबर 5K। अब यहाँ पे देखिए P और Q केवल 1 आना चाहिए, तब जाकर के वो अपरिमेय संख्या होगी, और अगर 1 नहीं आता है तो अपरिमेय संख्या अपने आप सिद्ध हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना भी है। तो यहाँ पे P बराबर, P और Q में 5 आ रहा है, 5, जो कि केवल 1 ही आना चाहिए था, और दोनों 5 आ रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो ये था √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का सवाल, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। क्यों, क्योंकि P और Q 5 आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सैकड़ों सवालों का आप हल कर सकें। आप इन दो फोटो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि 10, 20, 50 कुछ भी सवाल आए, सब में एक ही नियम लगता है, केवल एक ही नियम। तो आप इस फोटो को रख लें और उसके बाद इसे रख लें। ये बना बनाया फ़ोटो हो गया, वैसे समझा मैंने ऊपर दिया है। तो हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का जो सवाल था, जो टॉपिक था हमारे चैप्टर में, वो ख़त्म हो गया है। अब हमारा पहला अध्याय ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, यानी कि दशमलव, जिसे शांत या अशांत है ये बताना होता है। तो पूछता है जैसे कोई भिन्न, इस तरह का भिन्न शांत है कि अशांत है, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो जो भी हर में होता है, यानी कि नीचे वाले में, उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना तो आपको पता ही है। देखिए आप फोटो को देखिए, जब तक 1 ना जाए तब तक भाग लगाते जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। अब देखेंगे कि किसके जो इस लाइन में जो आता है वो केवल 2 और 5 होना चाहिए। तो इसमें 2 और 3 है, इसमें 3 और 5 है, और इसमें 2 भी है, 2 भी है, 5 भी है, यानी कि 2 और 5 ही केवल है। तो हाँ, ये वाला शांत होगा, बाकी ये दोनों अशांत होगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझा तो एक बार इस फोटो पे फिर से गौर करें। जैसे कि ये अलग अलग पूछा जाता है, ये शांत है कि अशांत है, ये शांत है कि अशांत है, और ये शांत है कि अशांत दशमलव है। तो हर वाले का, यानी कि जो नीचे वाला होता है, उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। फोटो में देख सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अलग अलग एलसीएम निकालते हैं, अलग अलग, क्योंकि ये सारे अलग अलग सवाल हैं।
और इस लाइन में अगर केवल 2 और 5 है, केवल 2 और 5, केवल 2 है तो भी चलेगा और केवल 5 है तो भी चलेगा और 2 और 5 है तो भी चलेगा। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा एक भी संख्या दूसरी है तो वो अशांत हो जाएगा और केवल 2 और 5 है तो वो शांत हो जाएगा। तो ये हमारा दशमलव प्रसारण खत्म हो चुका। तो आपको चारों टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अब ये मैंने पहले अध्याय से वास्तविक संख्या से 40 इम्पोर्टेंट VIP 1 नंबर वाले सवाल को तैयार किया है सही उत्तर के साथ। जैसे कि टिक लगा हुआ है तो यह सही है, या तो आप इसका PDF सेम इसी तरीके का व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, नहीं तो मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आपको पढ़ा दूंगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल कैसे लिखा होगा, सवाल लिखा होगा उसके नीचे टिक से ये सही बता दिया गया होगा। और उस दौरान हम केवल ये ना बताएंगे कि 60 सही है, ये भी बताएंगे 60 क्यों सही है, 4, 18 के HCF क्या है। तो मैं आपको इतने जगह में निकाल करके बता दूंगा कि HCF 2 क्यों है, 0.333 किस प्रकार की संख्या है, आवर्ती यानी कि शांत है कि अशांत है कि परिमेय है कि पूर्णांक है। तो यहाँ पे आवर्ती यानी कि ये अनंत पे टिक लगा है, अशांत पे टिक लगा है। तो क्यों लगा है मैं इसे भी नीचे बता दूंगा। 1.732 किसके बराबर है, √3 के बराबर। क्यों 2 के बराबर क्यों नहीं, 5 के बराबर क्यों नहीं, 7 के बराबर क्यों नहीं, ये भी मैं आपको उस दिन बताता चलूँगा। वैसे PDF में आपको सब कुछ बना मिलेगा, बताया हुआ मिलेगा। इस प्रकार से सवाल हैं। तो आप या तो व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं PDF इसी फॉर्मेट में, या फिर जब पढ़ाऊँगा तो सारे को कवर कर लूँगा।